हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सबने फॉलो किया है सेशन नंबर 1 ऑफ इनकम टैक्स इन निश्चय बैच। मैं सीए प्रतीक विनय आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, इस सेकंड सेशन में डिस्कशन जारी रखते अबाउट बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, पर्सन, एसएससी। एंड ऑफ कोर्स उसके पहले ये भी बेसिक समझ में आ गया है कि इनकम टैक्स इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज टैक्स ऑन इनकम इज अ सब्जेक्ट ऑफ यस यूनियन लिस्ट। इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। और इनकम टैक्स के वजह से जो पैसा कलेक्ट होता है वो किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और दोस्तों, जो सेंट्रल लिस्ट में टास्क होते हैं ना, जैसे कि इंडियन आर्मी मतलब डिफेंस, इंडियन रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, ओके, नेशनल हाईवे, फॉर इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो ऑब्वियसली ये सब काम कहाँ से होते हैं? इनकम टैक्स के रेवेन्यू से होते हैं। सो इनकम टैक्स इज वन ऑफ द मेन रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इजंट इट? एंड ऑफ कोर्स मैंने जो आपको चीजें बोली वो जस्ट इलस्ट्रेटिव है। उसके अलावा यस, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीजें भी फंड कहाँ से होती है? इनकम टैक्स से होती है। सो दोस्तों, हमें एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये इनकम टैक्स के साथ दोस्ती करनी है। ओके, तो उसी सिलसिले में एक कदम लास्ट सेशन में आगे बढ़ाया था। ओके, आपको समझ में आ गया कि प्रीवियस ईयर में जो इनकम अर्न होता है, ओके, उसके ऊपर टैक्स कंप्यूट होता है असेसमेंट ईयर में। सो पी वाई इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड एंड ए वाई इज द ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड टू टैक्स। ओके, तो पर्सन कौन होता है? पर्सन विल इंक्लूड इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ओके, उसके साथ साथ एनी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो ये सब पर्सन्स होते हैं। एंड एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स इज कॉल्ड एज एसएससी, इजंट इट? तो ये सब बेसिक्स हमने देख लिए थे। हमने ये भी पढ़ा कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, जैसे कि सैलरी, एचपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो आज इस सेशन में उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम देखने वाले हैं एग्जैक्टली हाउ टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। अरे सर, हाउ टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी इसी सेशन में देखेंगे तो आगे क्या करेंगे? नहीं नहीं, तो इस सेशन में हम एक बेसिक फॉर्मेट देखेंगे ऑफ कंप्यूटिंग टैक्स लायबिलिटी। ओके, एंड ऑब्वियसली अपने जो आगे वाले सेशंस है उसमें हर एक पॉइंट में डेप्थ में जाएंगे। तो ऑब्वियसली आज के सेशन में इन शॉर्ट आपको आइडिया आने वाला है कि हमें किस मुकाम तक पहुंचना है। वी हैव टू एग्जैक्टली रीच एट व्हाट पॉइंट दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मेट। तो दोस्तों, ये जब फॉर्मेट कंप्लीट होगा अपना, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपके सिलेबस का कंटेंट क्या है। सो आई होप यू आर रेडी फॉर टुडे सेशन। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों विथ फॉर्मेट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। ओके, तो मुझे आपको और भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताने हैं। सो व्हाइल डूइंग दिस फॉर्मेट आई विल बी कंफर्टेबल टू टेल यू दोस थिंग्स एज वेल। तो ध्यान से फॉर्मेट देखना दोस्तों। सो यू ऑल कैन गिव द हेडिंग फॉर्मेट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ format for computation of total income। दोस्तों, टोटल इनकम का ही मतलब होता है टैक्सेबल इनकम। ओके, सो फॉर्मेट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर, अभी आपको समझ में आ गया, वी आर वर्किंग फॉर विच असेसमेंट ईयर? सो इट इज फॉर द असेसमेंट ईयर, for the assessment year 24-25. All of you have understood that for May 2024 exams and November 2024 exams, we are learning for the recently concluded PY जो कि है 23-24, मतलब दोस्तों AY is 24-25. So in bracket relevant to PY, yes, relevant to PY
23-24। तो आई होप लास्ट सेशन में आपको बॉडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ भी क्लियर हो गया, राइट फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, notifications, circulars. Notifications are issued by central government, circulars are issued by CBDT. Okay, उसके अलावा डिसाइडेड केसेस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट। ओके, तो ये आपके हो गए बॉडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ, या आप बोल सकते हो सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। So you know that we are going to check provisions of Income Tax Act, read with relevant amendments made by Finance Act 23, because financial year or previous year applicable in our exams is 23-24, that is assessment year 24-25. तो कभी भी आप टोटल इनकम का फॉर्मेट जब बनाते हो ना, तो यू हैव टू मेक 3 अमाउंट कॉलम्स। अगेन, हाउ मेनी अमाउंट कॉलम्स? 3 अमाउंट कॉलम्स। So particulars, amount rupees, amount rupees, amount rupees. Please make 3 amount columns. I hope all of you are maintaining the notebook, ताकि एकदम बेसिक से क्लियर हो जाए, आपकी नोटबुक में ही सब कुछ अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ हो। ओके, चलो। So you know, writing once is like reading 3 to 4 times. इसलिए I will believe that you write and do the things. So particulars, amount rupees, amount rupees, amount rupees. So guys, start with A point, first head of income, income from salaries. Just one sec. Yeah, start with income from salaries. ओके, अब इनकम फ्रॉम सैलरीज में फर्स्ट पॉइंट आते हैं सब मॉनिटरी बेनिफिट्स। तो दोस्तों, आपको नेसेसरी नहीं है कि 100% फॉर्मेट समझ में है, ऑब्वियसली बिल्कुल ये नेसेसरी नहीं है। ओके, क्योंकि एक्चुअली मतलब हमें जिस मुकाम तक पहुंचना है, मैं आपको जस्ट आज वो मुकाम दिखाने वाला हूँ। सो इट्स नॉट नेसेसरी गाइज दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट, just observe to the extent you can understand, it is good. Monetary benefits, monetary benefits मतलब basic, bonus, commission, DA, incentives, etc. तो ये सब हो जाएंगे फुल्ली टैक्सेबल। क्या हो जाएंगे? फुल्ली टैक्सेबल। दीज आर बेनिफिट्स गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, तो वो टैक्स हो जाएंगे अंडर द हेड सैलरी। ओके, इसके बाद सेकंड पॉइंट, मॉनिटरी बेनिफिट्स के बाद आते हैं अलाउंसेस। ओके, अलाउंसेस, अलाउंसेस हो सकते हैं पर्सनल। ओके, तो अलाउंसेस के लिए, कुछ अलाउंसेस के लिए हो सकता है एग्जम्पशन। अब दोस्तों, एग्जम्पशन का मतलब क्या है? ओके, तो ऑफ कोर्स डिटेल में तो देखने वाले व्हेन वी स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ सैलरी, बट एग्जम्पशन का मतलब क्या है? Exemption is a tax-free income. Again, exemption is a tax-free income. तो allowances से माइनस हो जाएंगे exemptions और आपको यहाँ पे मिलेंगे taxable allowances. Then guys, you have to go to perquisites. क्या देखना है next? Perquisites. Perquisites मतलब guys, perquisites मतलब नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। ओके, तो इन परक्विजिट्स मतलब नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स का होता है वैल्यूएशन। क्या होता है परक्विजिट्स का? परक्विजिट्स का होता है वैल्यूएशन, और ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू होगी टैक्स। दिस वैल्यू विल बी टैक्स्ड। ओके, तो परक्विजिट्स जैसे कि आपको मोटर कार मिल सकता है, एकोमोडेशन मिल सकता है एम्प्लॉयर से,
ये सब हो जाएंगे परक्विजिट्स, उसका आप करोगे वैल्यूएशन, वो वैल्यू होगी टैक्स। ओके, देन गाइस आफ्टर दैट लेट्स कंटिन्यू। हमें लगने वाले 2 से 3 पेजेस, सो लेट मी नाइसली मेक द फॉर्मेट। जैसे कि आपको पता है 3 अमाउंट कॉलम्स करने हैं, वी हैव टू मेक 3 अमाउंट कॉलम्स, इजंट इट? यस सर। तो उसके बाद आएगा फोर्थ पॉइंट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ओके, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, उससे आपको मिलेगा एग्जम्पशन। क्या मिलेगा उससे आपको? एग्जम्पशन। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए पीएफ में पैसे डाला है, राइट? एम्प्लॉयर हैज पुट मनी फॉर एम्प्लॉय इन द प्रोविडेंट फंड ऑफ एम्प्लॉय। ओके, तो ये आएगा, उससे आपको मिलेगा एग्जम्पशन। ओके, तो कितना मिलेगा, क्या मिलेगा वो देखेंगे, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक। तो माइनस हो जाएगा एग्जम्पशन, वो माइनस होने के बाद बैलेंस फिगर हो जाएगी टैक्सेबल। उसके बाद आएगा फिफ्थ पॉइंट, इंटरेस्ट। क्या आएगा? इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू पीएफ, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू पीएफ, उससे भी मिल जाएगा एग्जम्पशन, उससे भी मिल जाएगा कुछ एग्जम्पशन। और दोस्तों बैलेंस फिगर हो जाएगी टैक्सेबल। ओके, इसके बाद यू नो समटाइम्स employee can receive some retirement benefits when he leaves the job, or when he retires, उसको क्या मिलेंगे? कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि आपने सुना होगा लीव एनकैशमेंट, ग्रेचुइटी, पेंशन। तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स यहाँ पे लेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स यहाँ पे लेंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट से माइनस होंगे एग्जम्पशंस। ओके, रिटायरमेंट बेनिफिट्स से माइनस होंगे एग्जम्पशंस, एंड यहां पे आएगी टैक्सेबल फिगर। ओके, सो गाइस दिस वे यू हैव गॉट एलिमेंट्स ऑफ सैलरी। अब क्या होगा, ये जो सेकंड कॉलम के फिगर्स है ना, ये सब टैक्सेबल फिगर्स है। इसकी आप टोटल लोगे, उसको बोलते हैं ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। यस, व्हाट इट इज कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। ये ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी आपकी सेकंड कॉलम में आएगी, उससे आप 3 चीजें माइनस करोगे। गाइज यू विल माइनस 3 थिंग्स फ्रॉम ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। कौन सी 3 चीजें माइनस करोगे? तो यू विल लेस समथिंग कॉल्ड एज, यहां पे कॉन्सेप्ट आती है डिडक्शंस की। यू विल माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। अगेन आप माइनस करोगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। ओके, सम डिस्टर्बेंस। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 1A। 1A आपका है स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या है 1A? स्टैंडर्ड डिडक्शन। वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है
जस्ट 1 सेकंड. हेलो. हेलो. यस. ओके गाइस. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. कंटिन्यू करते हैं. सो यू विल टेक डिडक्शंस. 1A. 1A इज योर स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि होगा 50,000. कितना होगा? 50,000. 2 is your entertainment allowance. Entertainment allowance. And guys, 3 is your profession tax. 3 is your profession tax. तो आप ये तीनों चीजें माइनस करोगे. सो एज द नेम सजेस्ट, डिडक्शन मीन्स यू विल माइनस इट, यू विल सब्ट्रैक्ट इट. ओके, नाम क्या सजेस्ट करता है? डिडक्ट. सो आप डिडक्ट करोगे ये कहां से? यू विल डिडक्ट इट फ्रॉम ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी and you will get net taxable salary. Now what you will get? You will get net taxable salary. तो आपको मिल गई net taxable salary यहाँ पे. So guys, this is the first head of income. ऐसे कितने heads है? और ऐसे ऐसे 4 heads है. Okay, there are 4 such heads of income. यहाँ पे आ गई आपकी salary, your first head of income. Then comes your second head of income, income from house property. कौन सा है second head of income? Income from house property. Yes. तो guys, सैलरी में आपने देखा होगा exemption का concept. Exemption means income which does not form part of total income. Again, exemption का मतलब क्या होता है? It is a income but which does not form part of total income. Total income means taxable income. इसलिए आपने देखा होगा जो फिगर्स exempt हुई है ना यहाँ पे, वो हमने माइनस की है, और जो बैलेंस फिगर टैक्सेबल है ना, उसको इस सेकंड कॉलम में लिखा है. और टैक्सेबल फिगर्स के टोटल को बोला है ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी. ओके, और उसमें से डिडक्शन माइनस किए हैं और आपको मिला है नेट टैक्सेबल सैलरी. इन शॉर्ट, एग्जम्पशन डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ जीटीएस
So automatically exemption did not form part of NTS, net taxable salary का हिस्सा ही नहीं बना exemption. Agreed? Then start करते हैं with income from house property. Okay, तो इसमें स्टार्ट होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू से. कहां से स्टार्ट होता है सब कैलकुलेशन? ग्रॉस एनुअल वैल्यू से कैलकुलेशन स्टार्ट होता है, विच वी कैन कॉल एज GAV. ओके, तो क्या होता है ये डिस्कस करेंगे व्हेन वी गो टू टॉपिक ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. बट GAV में से आपको डिडक्शन मिलता है. अगेन डिडक्शन मिलता है मतलब ये अमाउंट माइनस हो जाता है. कौन सा अमाउंट माइनस हो जाता है? म्युनिसिपल टैक्सेस paid by owner of the property during the PY. Municipal taxes paid by owner of property during PY. ओके, ये हो जाएगा माइनस, मतलब ये हो जाएगा डिडक्ट. और दोस्तों इससे आपको मिलेगा नेट एनुअल वैल्यू. क्या मिलेगा आपको? नेट एनुअल वैल्यू. सो अगेन लेट मी मेक अ फॉर्मेट फॉर वन मोर पेज. फॉर्मेट तो you know you are going to need the format. Yes. तो आपको क्या मिलेगा अब आपको मिलेगा नेट एनुअल वैल्यू. वी आर स्टिल ऑन टू कैलकुलेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम. सो नेट एनुअल वैल्यू आपको यहां पे मिला सेकंड कॉलम में. अब उसके बाद उसमें से भी आपको मिलेंगे डिडक्शंस. So guys, I'm not expecting you to learn the format. I am just expecting you to know कि क्या heads of income है. Okay, कहाँ डिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जम्पशन का कॉन्सेप्ट क्या है. तो इन जनरल जितने ये वर्ड्स आपके कानों पे आएंगे ना, उतना आप उसमें प्रोफिशिएंट होते जाओगे, उतना आप उसको यूज टू होते जाओगे. दैट इज माय ओनली इंटेंशन इन दिस पर्टिकुलर सेशन. सो लेस आपको मिलेंगे डिडक्शंस. ओके, एंड हमने ये भी सीखा है कि सैलरीज के सेक्शन है 15, 16, 17. ओके, तो आप देख सकते हो सैलरीज में डिडक्शन लिया सेक्शन 16 के अंडर. हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन है 22 टू 27. तो यहाँ पे आप डिडक्शन लेंगे अंडर सेक्शन 24. वी विल टेक गाइस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24. 24 में ए आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन. कौन सा आएगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि होगा एट 30% ऑफ एनएवी. कितना होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन? एट 30% ऑफ एनएवी. सर ऐसा स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीज में भी था? यस. सैलरीज में कितना था? सैलरीज में था ₹50,000. यहाँ पे है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू. तो वो डिडक्शन हम फर्स्ट कॉलम में लेंगे. उसके बाद बी, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन. तो इसको टेक्निकली बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. ओके, तो आप क्या करना, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को भी माइनस करना. सो इन दो फिगर्स को माइनस करके आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. क्या मिलेगा आपको? नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. आर यू ऑल विथ मी? डिड यू अंडरस्टैंड? यहां तक सबको समझ में आ गया? यस. तो आपको सैलरीज मिल गया, हाउस प्रॉपर्टी मिल गया. यस सर. अब नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम कौन सा है? नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. तो ये आएगा अपना सी हेड ऑफ इनकम, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. लिखा सबने? यस सर. इस पीजीबीपी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ विल वी कैलकुलेट दिस पीजीबीपी? तो सर हमने अपने बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाया है. यस, सबने पी एंड एल अकाउंट देखा है. तो पी एंड एल अकाउंट में एनपी आता है. यस, तो वो एनपी ही तो अपना एक्चुअली बिजनेस इनकम है. सो हम स्टार्ट करते हैं
विथ नेट प्रॉफिट। कहां से स्टार्ट करते हैं? विथ नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट। कहां से स्टार्ट करते हैं? विथ नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे स्टार्ट करते हैं। बट नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डायरेक्टली पीजीबीपी नहीं होता है। सर क्यों नहीं होता है वो डायरेक्टली पीजीबीपी? बिकॉज आपने कुछ अननेसेसरी आइटम्स डेबिट किए होंगे। यू मस्ट हैव डेबिटेड सम अननेसेसरी आइटम्स, जिसके वजह से एनपी अननेसेसरीली नीचे गया है। तो आप क्या करोगे? यू विल एड expenses debited but expenses debited but not allowed as deductions, but not allowed as deductions। या आप क्या करोगे? आप ये एड बैक करोगे। यू विल एड दिस बैक, ओके। एंड गाइज यू विल माइनस, देखो इसके साथ ही आपको एक सब टोटल मिल जाएगा, ओके। एनपी प्लस एडिशंस का सब टोटल मिल जाएगा। एंड देन यू विल माइनस जो अननेसेसरीली क्रेडिट किया है ना, पी एंड एल के क्रेडिट पे जो आइटम्स डाले हैं ना अननेसेसरी, जैसे कि डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन सेविंग, रेंट रिसीव्ड, जो पीजीबीपी में टैक्स भी नहीं होता है बट वो इस एनपी का हिस्सा हो चुका है। सो अननेसेसरीली एनपी इज ऑन अ हाइयर साइड। तो आप क्या करोगे? आप उनको माइनस करोगे। सो लेस items credited but not taxable under this head। Items credited but not taxable under this head। या आप क्या करोगे इन चीजों के साथ? You will minus this। Now what you get will be called as profits and gains from business or profession। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका पीजीबीपी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सैलरी मिल गया, एचपी मिल गया, पीजीबीपी मिल गया। ऑब्वियसली दिस इज जस्ट अ हेलीकॉप्टर व्यू। अब हम जब हर एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो विल गो इन डेप्थ ऑफ ईच टॉपिक, ओके। तो ऑब्वियसली अपना सैलरी भी चलने वाला है बहुत से सेशंस, उसके बाद कुछ सेशंस एचपी, उसके बाद बहुत सारे सेशंस पीजीबीपी, ओके। देन नेक्स्ट, let me again make the format। इसके बाद आएगा अपना नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम विच इज कैपिटल गेन्स। यस, कौन सा हेड ऑफ इनकम आएगा? अगेन अपना हेड ऑफ इनकम आएगा कैपिटल गेन्स। सो दिस इज अवर डी हेड ऑफ इनकम विच इज कैपिटल गेन्स। सो राइट डाउन डी पॉइंट कैपिटल गेन्स। यस, यू विल राइट कैपिटल गेन्स, ओके। अब कैपिटल गेन्स मतलब देखो, ये तो एचपी समझ में आ गया कि मोस्टली हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे देके जो इनकम आएगा वो इनकम फ्रॉम एचपी में टैक्स होगा। सैलरीज में भी समझ में आ गया मोटा मोटी कि जो भी एम्प्लॉय सैलरी अर्न करता है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्स हो जाएगा। पीजीबीपी में समझ में आ गया, जो बिजनेस करके या कोई भी मेडिकल प्रोफेशन या चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, लीगल प्रोफेशन, उससे जो अर्न होगा वो टैक्स होगा पीजीबीपी में, वो भी समझ में आ गया। अब पॉइंट है कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल गेन्स में क्या आएगा? जैसे कि आपके पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, वो आपने बेचा, यस, तो प्लॉट ऑफ लैंड बेच के जो इनकम आएगा वो कहां पे टैक्स होगा? कैपिटल गेन्स। या गोल्ड ज्वेलरी है या एक्सपेंसिव ड्राइंग पेंटिंग्स है, राइट। तो ये इसको बोलते हैं कैपिटल गेन। मतलब एक कैपिटल एसेट बेच के जो इनकम आता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। सो कैपिटल गेन में आपको स्टार्ट करना है विथ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कहां से स्टार्ट करना है? विथ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन।
नाउ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब है वो जो एसेट है ना वो बेच के कितना पैसा आया, दैट इज कॉल्ड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसमें से माइनस होता है एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर मतलब वो एसेट बेचना, ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए जो पैसा लगाना, उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। जैसे कि कोई लीगल एक्सपेंस हो सकते हैं, ब्रोकरेज हो सकता है। अब इसके बाद आपको जो मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज नेट सेल कंसिडरेशन। क्या बोलेंगे उसको? नेट सेल कंसिडरेशन। सर ये प्रॉफिट थोड़ी है। करेक्ट, ये प्रॉफिट है ही नहीं। नेट सेल कंसिडरेशन में से माइनस होगा परचेस कॉस्ट ऑफ द एसेट। क्या माइनस होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। परचेस कॉस्ट को टेक्निकली क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और माइनस होगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये दोनों माइनस होने के बाद आपको जो मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल गेन्स। तो कौन सा कैपिटल गेन मिलेगा? यस, सो उसमें दो टाइप्स होते हैं, आइदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स स्लैश शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एज द केस मे बी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ये आपको यहाँ पे मिलेंगे। और उसमें से भी आपको माइनस करने हैं, कुछ एग्जम्पशंस होते हैं वो आपको माइनस करने हैं। यहाँ पे क्या माइनस करने होते हैं? एग्जम्पशंस। तो exemptions and deductions is a very good thing for you, yes or no? Because as a SSC, exemption and deduction की वजह से आपका taxable income कम होता है और आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होती है, राइट? सो exemptions आपको मिलते हैं अंडर सेक्शन 54, 54F, 54EC। ओके, ये सब एग्जम्पशंस माइनस करने के बाद जो फिगर आता है दैट विल बी कॉल्ड एज टैक्सेबल कैपिटल गेन्स। क्या बोलेंगे उसको? टैक्सेबल कैपिटल गेन्स। एंड आपने सपोज ऑब्जर्व किया है तो ऑल टैक्सेबल फिगर्स, फाइनल फिगर्स वी आर राइटिंग इन द लास्ट अमाउंट कॉलम। देखो ऑब्जर्व करना, कैपिटल गेन यस यहाँ पे आया, उसके बाद देखो पीजीबीपी यहाँ पे आया फाइनल, एचपी यहाँ पे आया, सैलरीज यहाँ पे आया। तो सब डायरेक्टली काम की चीजें, टैक्सेबल चीजें थर्ड अमाउंट कॉलम में है। ओके, अब एक ही हेड बचा है। व्हाट इज दैट हेड? दैट हेड इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो जो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगा वो थर्ड कॉलम में आएगा, लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेस, गेम्स ऑफ एनी अदर सॉर्ट, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स, इंटरेस्ट ऑन एफडी, गिफ्ट्स, जो भी है वो थर्ड कॉलम में आएगा। अब दोस्तों इस पॉइंट पे हम निकालेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। अगेन क्या निकालेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, सो मैं क्या बोल रहा हूं ठीक से सुनो। हम इसके बाद करेंगे समथिंग कॉल्ड एज क्लबिंग ऑफ इनकम। क्या करेंगे? क्लबिंग ऑफ इनकम। ओके, एंड वी विल ऑल्सो डू सेट ऑफ लॉसेस। ये क्लबिंग ऑफ इनकम और सेट ऑफ लॉसेस करने के बाद आपका जो आएगा पॉइंट उसको बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। अगेन क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। सो लेट्स कॉल इट एज जीटीआई। ऑल ऑफ यू जीटीआई तक आ गया? समझ में आ गया जीटीआई तक? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, सैलरी प्लस एचपी प्लस पीजीबीपी प्लस कैपिटल गेन प्लस
other sources. After doing something called as clubbing of income and set off and carry forward of losses, जो आपको इनकम मिलेगा उसको बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम. दोस्तों क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम. उसमें से माइनस होंगे डिडक्शंस. डिडक्शंस माइनस होंगे. सर डिडक्शंस तो ऑलरेडी हमने लिए हैं. सैलरीज में 16 के लिए है, हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24 के डिडक्शंस लिए हैं. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. बट ये जो डिडक्शंस है ना, आप जो बोलने वाला हो वो कॉमन डिडक्शंस है फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम. सो उनको बोलते हैं डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A. अगेन दे आर कॉल्ड एज डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A. वो होते हैं सेक्शन 80C टू सेक्शन 80U. तो सेक्शन 80C टू सेक्शन 80U के डिडक्शंस आप लेने वाले हो और उसके बाद आपको जो मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज टोटल इनकम. क्या बोलेंगे उसको? दोस्तों उसको बोलेंगे टोटल इनकम. टोटल इनकम का ही मतलब है टैक्सेबल इनकम. एग्रीड ऑल ऑफ यू? व्हाट इज टोटल इनकम? क्या सबको एटलीस्ट टोटल इनकम क्या होता है समझ में आया? Yes, sir. We have understood what is total income. Clear? Shall we go ahead? तो एसएससी कोई भी होने दो, this is the procedure of calculating total income. माइंड यू एसएससी इंडिविजुअल है तो पांचों हेड्स आने के चांसेस है, बट एसएससी कंपनी है या फर्म है तो ऑफ कोर्स उनको इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं मिलेगी, राइट? तो दिस वे यू विल गेट टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम. ये जो है ये हमेशा होगा राउंडेड ऑफ. ये होगा राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट ऑफ ₹10. टोटल इनकम हमेशा राउंड ऑफ होगा टू नियरेस्ट ऑफ ₹10 अंडर सेक्शन 288A. ओके, तो यस ये राउंडेड ऑफ होगा टू नियरेस्ट ऑफ 10 अंडर सेक्शन 288A. ओके, एंड टोटल इनकम पे कैलकुलेट होगा टैक्स. ओके, अब आएगा मजा. टोटल इनकम पे कैलकुलेट होगा टैक्स. टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा सर? देखो, टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम उस पे कैलकुलेट होगा टैक्स. ओके, दो वेज है टैक्स कैलकुलेट करने के. अगेन दिस इज वेरी समथिंग न्यू, वेरी न्यू, ब्रांड न्यू. तो टोटल इनकम पे जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो टैक्स कैलकुलेट करने के दो वेज है. कितने वेज है दोस्तों? देयर आर टू वेज ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्स ऑन टोटल इनकम. बिल्कुल मत भूलना ये. ओके, अभी जो डिस्कस कर रहे हैं मेनली वो किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं? इंडिविजुअल्स के लिए. हमारे सिलेबस में मेनली जो भी चलेगा वो मेनली प्रोमिनेंटली इंडिविजुअल्स के लिए चलेगा. तो दो वेज है टैक्स कैलकुलेट करने के. क्या दो वेज है? ओके, एकदम पेशेंटली सुनो. एक है डिफॉल्ट रेजिम. क्या है? एक है डिफॉल्ट रेजिम. डिफॉल्ट रेजिम मतलब बाय डिफॉल्ट यू विल पे टैक्स एज पर दीज रेट्स. ये जो डिफॉल्ट रेजिम है इसको दिया गया है सेक्शन 115 BAC में. किसके लिए? इंडिविजुअल्स के लिए डिस्कशन चालू है. कहां पे दिया गया है? सेक्शन 115 BAC. सो दोस्तों ये 115 BAC ये जो है ये पॉइंट है अमेंडेड एज पर फाइनेंस एक्ट 23. मतलब इतना ब्रांड न्यू पॉइंट है. ओके, तो इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल मतलब है. ये जो एक ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम लाई है इनकम टैक्स ने, इनकम टैक्स एक्ट ने ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम लाई है 115 BAC में. पहले से वो रेजिम लाई है. रेजिम मतलब द वे ऑफ पेइंग टैक्स.
यहाँ पे। ओके, तो अब वो जो अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम है ना 115 बीएसी की, जिसको हम अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम बोलते थे, अब उसको बना दिया है डिफॉल्ट। मतलब बाय डिफॉल्ट individual assessee will pay tax following provisions of 115 BAC. Okay, if he doesn't want 115 BAC, then he may opt to pay tax as per regular provisions. As per regular provisions. Agreed? तो अभी आपको क्या समझना है? रेगुलर प्रोविजंस में रेट ऑफ टैक्स, मैं तो बताऊंगा आपको इंडिविजुअल्स के लिए क्या रेट ऑफ टैक्स है, क्या स्लैब्स है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बट एक आपको जिस्ट दे रहा हूं, ओवरव्यू दे रहा हूं। रेगुलर प्रोविजंस में रेट ऑफ टैक्स इज हायर एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू सेक्शन 115 BAC। बट होता क्या है, बट all deductions all deductions and exemptions all deductions and exemptions are allowed all deductions and exemptions are allowed। तो इसके वजह से क्या होगा, इनकम विल बी ऑन द लो साइड बट द रेट ऑफ टैक्स विल बी ऑन अ हायर साइड। ये रेगुलर प्रोविजंस में होगा। और 115 बीएससी में क्या होगा, रेट ऑफ टैक्स is comparatively lower. Rate of tax is comparatively lower, comparatively less है। बट प्रॉब्लम क्या है, बट प्रॉब्लम इज, बट many, not all, but many of deductions and exemptions are not allowed. But many of deductions and exemptions are not allowed. Are not allowed. Did you understand difference between the two regimes? तो एसएससी के ऊपर ऑप्शनल है कि उसको डिफॉल्ट रेजिम में रहना है या उसको रेगुलर प्रोविजंस में जाना है। इट इज टोटली ऑप्शनल ऑन हिम। पॉइंट समझ में आया? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट वेल। यस और नो? यस। तो अब ना थोड़ा रेट्स ऑफ टैक्स देख लेते। ओके, तो अभी मैं इस डिटेल में नहीं जाने वाला हूं कि एग्जैक्टली कौन से डिडक्शंस और एग्जम्पशंस अलाउड नहीं है इफ यू आर गोइंग टू गो फॉर 115 BAC, क्योंकि अभी तक हमें सब डिडक्शंस और एग्जम्पशंस पता भी नहीं है। ओके, तो अभी मैं उस डिटेल्स में नहीं जाने वाला हूं। ओके, बट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू द रेट्स ऑफ टैक्स। मैं आपको पक्का से रेट्स ऑफ टैक्स बताने वाला हूं आज इंडिविजुअल्स के लिए। ओके, इन केस ऑफ डिफॉल्ट रेजिम, मतलब 115 BAC। ओके, तो ध्यान से सुनो एंड नेक्स्ट सेशन पक्का फॉलो करना। ऑफ कोर्स यू हैव टू फॉलो ऑल द सेशंस वेरी वेल सिक्वेंशियली, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम उसके सम सॉल्व करेंगे। ओके, एंड इन नेक्स्ट सेशन वी विल आल्सो डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ सरचार्ज। ओके, तो अब डिस्कस करेंगे क्या, सेक्शन 115 BAC के रेट्स ऑफ टैक्स। क्या डिस्कस करेंगे, सेक्शन 115 BAC के रेट्स ऑफ टैक्स। ओके, ओके, एंड ये होंगे एज पर स्लैब्स। दिस विल हैपन एज पर स्लैब्स। ओके, स्लैब्स मतलब क्या वो भी समझाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। So for the income between
0 to 3 lakhs। एंड याद रखना, किसी को पहले वाले 115 BSc के रेट्स पता है तो वो भूलना पड़ेगा, क्योंकि चेंज हो गए हैं। फिनांस एक्ट 23 के अनुसार दे हैव चेंज्ड। पता ही नहीं है तो बेस्ट है। सो इफ इन फॉर द इनकम विच इज बिटवीन 0 to 3 lakh, टैक्स इज नील। 0 to 3 lakhs के बीच में इनकम है तो टैक्स इज नील। 3 lakhs से लेके 6 lakhs, मैं तो बोलता हूं पहले ये साइड लिख लो। 6 lakhs से लेके 9 lakhs, 9 lakhs से लेके 12 lakhs, 12 lakhs से लेके 15 lakhs, एंड फाइनली आएगा अबव 15 lakhs। तो देख लो दोस्तों, कितने स्लैब्स हो गए हैं, कितने स्लैब्स हो गए हैं। हाउ मेनी स्लैब्स? यू ओनली चेक, you only check how many slabs. Okay, if your income is between, for income which is between 0 to 3 lakhs, no tax. Income between 3 to 6 lakhs, tax at 5%, यहाँ पे tax at 10%, 15%, 20%, and यहाँ पे finally 30%. So did you understand? 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15 एंड अबव 15। क्या सबको ये समझ में आ गया? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? तो दोस्तों, ये स्लैब्स कैसे ऑपरेट करते हैं? ओके, और ये बिल्कुल नहीं देखना है कि आप सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, दिस इज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, whether you are resident, non-resident, senior citizen, other than senior citizen, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। This is absolutely applicable for all, individuals. Agreed? तो सर, ये slabs कैसे काम करते हैं? Let us discuss how this slabs apply. मान लो आपका टोटल इनकम है, टोटल इनकम मतलब टैक्सेबल इनकम। आपका टोटल इनकम है रुपीज 13 lakhs। ओके, आपका टोटल इनकम है रुपीज 13 lakhs। सो 13 lakhs टोटल इनकम पे टैक्स कैसे निकलेगा? ओके, सो सी दिस केयरफुली। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज, particulars amount in terms of rupees. Okay, now 0 to 3 lakhs पे कोई टैक्स नहीं है। जैसे आपको पता है 3 lakhs to 6 lakhs, 3 lakhs to 6 lakhs के बीच कितना इनकम है? 3 lakhs, यस। तो उस 3 लाख पे टैक्स है एट 5%, वो हो जाएगा 15,000। अब दोस्तों 6 लाख टू 9 लाख, 6 लाख टू 9 लाख के बीच इनकम है 3 लाख, उस 3 लाख पे टैक्स हो जाएगा एट 10%, जो कि आएगा 30,000। एग्रीड? 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9। अब आएगा 9 लाख टू 12 लाख के बीच, तो 9 लाख टू 12 लाख के बीच जो 3 lakhs है उस पे आएगा एट 15%, तो वो होगा 45,000। ओके, अब दोस्तों 12 lakhs टू 15 lakhs, बट 15 lakhs तो इनकम है ही नहीं, अपना इनकम तो 13 lakhs है। सो यहां पे आएगा 13 lakhs लेस 12 lakhs, मतलब 1 lakh on that 1 lakh at 20%, which is 20,000. So now guys, take the total
वो टोटल होगी 15,000 प्लस 30,000, 45,000 प्लस 45,000, 90,000 प्लस 20,000. कितनी आ गई टोटल? Total comes to 1,10,000. Did you understand? Guys, the total comes to 1,10,000. Yes. अब ये जो टोटल है इसमें हमेशा ऐड करना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. क्या ऐड करना है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. चाहे तो फुल फॉर्म लिख लो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस at 4%. So please calculate 4% of 1,10,000. कितना आएगा? वो आएगा 4,400. So my dear friends, your total final tax liability will be 1,14,400. Agreed? Your total tax liability will be 1,14,400. Agreed? तो यस, ये था हमारा आज का सेशन. ऑब्वियसली नेक्स्ट सेशन में हम ये डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट सेशन में अपना क्या कंटिन्यू होगा? वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ सरचार्ज इन नेक्स्ट सेशन. सरचार्ज के साथ साथ वी विल डिस्कस नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स. ओके, एंड वी विल डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली इज. तो नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स भी डिस्कस करेंगे. उसके साथ साथ we will also discuss why income tax is called as progressive tax. Why income tax is called as progressive tax, ये भी डिस्कस करेंगे. Okay, and also we will discuss concept of something called as marginal relief. तो ये सब कुछ होने वाला है नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए दोस्तों, please ensure that you have, I would not say thoroughly, but you have got idea of what we are doing. वो important है, एक idea आना कि exactly you know what we are on to doing. तो आपके सिलेबस में क्या होगा? ओके, एग्जैक्टली और क्या होगा आपके सिलेबस में, वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में. तो नेक्स्ट सेशन में मार्जिनल रिलीफ तो डिस्कस करेंगे ही. उसके साथ साथ नेक्स्ट सेशन में डिस्कस होगा द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स. ओके, ये भी डिस्कस होगा. इसके साथ साथ रेसिडेंशियल स्टेटस का सिग्निफिकेंस भी डिस्कस होगा. एंड लास्टली क्या डिस्कस होगा? आपके सिलेबस में एग्जैक्टली आपको क्या क्या कवर करना है. राइट? सो ये होगा डिस्कशन अपने नेक्स्ट सेशन में. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. So I hope guys you are following whatever has been discussed in income tax. So guys, if you are new to the channel, subscribe to the channel and hit the bell icon ताकि आपका कोई भी important video मिस ना हो जाए. और आपको अगर निश्चय बैच का फायदा हो रहा है, so don't restrict that benefit to yourself. Kindly spread this message that yes, such batch is happening जिसमें जीएसटी पहले कवर किया है, अब इनकम टैक्स स्टार्ट हो गया है. यस, कुछ जीएसटी पेंडिंग है, वो भी करने वाले हैं. तो ऑब्वियसली वी आर नाइसली गोइंग अलोंग इन दिस बैच. ओके, तो निश्चय है मेरा कि आपका टैक्सेशन इजी हो जाएगा एंड योर मे एग्जाम्स विल बी अ स्मूथ एग्जाम्स फॉर यू. थैंक यू सो मच गाइस, ऑल माय सीए इंटर स्टूडेंट्स. बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.